इस पर सुदर्शन और सुमंगल ने भी सेठ दौलतराम को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सेठ दौलतराम की त्योरियां चढ़ गई। 9 महला हवेली वाले दूल्हे की केवल 7 आदमियों की बारात, और उसमें भी 4 साधु। शादी करने आए हैं या कश्मीर घूमने? उन्होंने घूर कर अपने साथ आए नाई व ब्राह्मणों की तरफ देखा। तुम लोग तो कह रहे थे कि ये रिश्ता 9 महला हवेली के मालिक सेठ पारसमल के बेटे से किया है। 9 महला हवेली वालों की बारात इतनी छोटी सी, तुम लोगों ने कोई धोखा तो नहीं किया? साथ में आए ब्राह्मण महेश भट्ट ने जवाब दिया, सेठ जी, धोखा बिल्कुल नहीं। आज तक रिश्ता करने निकले किसी भी नाई या ब्राह्मण ने किसी को भी धोखा नहीं दिया। जिस शर्त के साथ उन्हें रिश्ता तय करने के लिए कहा गया, उस शर्त के अनुसार ही रिश्ता तय किया गया। याद कीजिए, आपने देवी माँ की सौगंध कराई थी कि बेटी सुलक्षणा का रिश्ता 9 महला हवेली के मालिक के पुत्र से ही करना है, जो आयु और योग्यता में सुलक्षणा के योग्य हो। सो आप पूछताछ कर लीजिए। सुदर्शन के पिताजी सेठ पारसमल जयपुर में 9 महला हवेली के मालिक थे, और उनके बाद वह विरासत सुदर्शन की है। सुदर्शन योग्यता और आयु में किसी तरह कमतर नहीं है। आप खुद परख लीजिए। सेठ जी निरुत्तर हो गए, मगर उनका मन सुदर्शन जैसे कंगाल को अपना दामाद बनाने के लिए किसी भी तरह राजी नहीं था, और उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मगर फिर भी अपने मुनीम जी की सलाह पर समस्या का समाधान होने तक उन्होंने सभी को ठहराने के लिए उचित व्यवस्था की और स्वयं अपने घर की ओर चल गए। इस दौरान सुदर्शन और सुमंगल शांत ही रहे, और उन्होंने सेठ जी आदि को प्रणाम करने के अलावा एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि बड़े साधु विद्यानंद और पंडित विश्वमोहन भट्ट ने उन्हें ऐसा ही करने के लिए कहा था। सेठ दौलतराम ने मुनीम जी के कहने से बारात को ठहरा जरूर दिया, मगर वह सुदर्शन के साथ अपनी प्यारी बेटी सुलक्षणा की शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह गुस्से में जलते भुनते अपने मुनीम के साथ अपनी 9 महला हवेली में चले गए। नाई और ब्राह्मण बारात के साथ जनवासे में ही रहे। घर में घुसते ही सबको पता चल गया कि सेठ दौलतराम बहुत नाराज है। मगर क्यों? बारात आई है तो उन्हें तो खुश होना चाहिए। ये नाराज क्यों हैं? सुलक्षणा ने अपने पिताजी को घर में आते देखा तो फटाफट कहवा बना लाई। तब तक सुलक्षणा की माँ, चाचा चाची, मामा, बुआ, फूफा आदि सभी बैठक खाने में आ गए। सभी को गर्मा गर्म कहवा की प्याली देकर सुलक्षणा अंदर चली गई, मगर उसके कान बैठक खाने से आती आवाजों पर ही लगे थे। सेठ जी ने गुस्से से कहा, उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? बारात में दूल्हे सहित कुल 7 आदमी, और उनमें भी 4 साधु। ये जयपुर 9 महला हवेली वाले सेठ पारसमल के बेटे की बारात है। न आते तो शायद इतनी जगहसा ही न होती, मगर अब तो दुनिया समाज के सामने नाक कटवा दी इन लोगों ने। मेरा तो मन कर रहा था कि इन्हें वहीं से वापस लौटा दूं, मगर मुनीम जी के कहने से मैंने इन्हें जनवासे में ठहरा दिया। मैं कह देता हूँ कि अपनी बेटी सुलक्षणा की शादी मैं इस कंगाल से बिल्कुल नहीं करने वाला, चाहे बेटी सारी उम्र कुंवारी बैठी रहे। सेठ जी और मैं भी न जाने क्या क्या बकझक करते रहे। उनकी आंखों में पानी भी छलकने लगा। सभी लोग चुपचाप शांत होकर सुनते रहे। जब वो जी थक कर शांत हो गए तो सुलक्षणा के मामा जी ने कहा, जीजा जी, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? आखिर हुआ क्या है? अरे भाई साहब, यहाँ नाक कटी जा रही है और आप पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है? सुलक्षणा के लिए जयपुर वाले सेठ के लड़के की बारात आई है। केवल 7 आदमी एक बैलगाड़ी में, और उनमें भी 4 साधु। ऐसे कंगालों से तो मैं अपनी बेटी सुलक्षणा की शादी करने से रहा। सेठ जी ने जवाब दिया, बात तो सचमुच गंभीर है। सुलक्षणा की बुआ बोली, जो कि सुदर्शन से पहले ही मिल चुकी थी, मगर बारात सैकड़ों मील से चलकर आई है। उसे बिना सोच विचार के ऐसे ही वापस भी नहीं लौटा सकते। कोई पुख्ता कारण भी तो होना चाहिए। सुलक्षणा के चाचा ने कहा, हाँ भाई साहब, दीदी की यह बात भी ठीक ही है। क्या लड़के में गरीब होने के अलावा कोई और भी कमी है? सेठ जी ने कहा, मुझे क्या पता, मेरी तो अभी तक दूल्हे से बात भी नहीं हुई। अब सुलक्षणा की माँ बोली, आप भी बस लड़के को ढंग से देखा तक नहीं, उससे बातचीत नहीं की, उसे परखा नहीं और चल दिए बारात लौटाने। अरे गरीब है तो क्या हुआ? अगर स्वस्थ समझदार हो तो शादी करने में क्या बुराई है?
इकलौती लड़की है, दामाद को घर जमाई बना लेंगे तो बेटे की कमी भी दूर हो जाएगी। सेठ जी ने इस तरीके से तो सोचा ही नहीं था। सो सबने तय किया कि आज शाम को बारातियों और दूल्हे से बातचीत करके उन्हें परखा जाए, और यदि दूल्हा घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाए तो फिर शादी करने में कोई अड़चन नहीं है। सेठ दौलतराम अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शाम को जनवासे में पहुंचा। वहां मौजूद सेवकों ने सभी व्यवस्था कर रखी थी। सभी के लिए कहवा और नाश्ते लगवाए गए। दोपहर में भी सभी बारातियों को ठीक से भोजन कराया गया था और ठहरने के लिए भी आरामदायक व्यवस्था की गई थी। सेठ जी ने सुलक्षणा के मामा को संकेत किया। मामा जी कहने लगे, बेटा सुदर्शन, आपकी छोटी सी बारात देखकर जीजाजी को बहुत दुख पहुंचा है, मगर हम यह भी जानते हैं कि इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है। यह तो हमारे नाई और ब्राह्मणों ने हमें हकीकत नहीं बताई, जिसकी वजह से हमने बढ़ चढ़कर इंतजाम किए। अब बताओ आगे क्या किया जाए। सुदर्शन ने कहा, मामा जी, इसमें हमारे करने लायक कुछ भी नहीं है। आप हमें जैसा आदेश देंगे हम वैसा मानने के लिए तैयार हैं। हम तो आपके सेवकों के बताए समय के अनुसार यहाँ आ गए। यदि आप उचित समझें तो ही विवाह करें। यदि आपको लगता है कि मेरे साथ आपकी बेटी का विवाह करने से आपकी किसी भी तरह की बेइज्जती होती है तो हमें खाली हाथ वापस जाने दें। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी लोग सुदर्शन की यह बात सुनकर उससे प्रभावित हुए। लड़का सभ्य और सुशील है, शिष्टाचार अच्छी तरह जानता है। सुलक्षणा की बुआ ने कहा, जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारी बात सुनकर हमें तसल्ली हो गई कि हमारे नाई और ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ सुलक्षणा का रिश्ता तय करके कोई गलती नहीं की। धन तो आनी जानी चीज है, आज किसी के पास तो कल किसी के पास, मगर सीलवान बच्चे हर जगह नहीं मिलते और धनवान लोगों के बच्चों में तो हजार ऐब मिल जाते हैं। तुम्हारे साथ साधु बारात में आए और पंडित विश्व मोहन भट्ट के प्रसिद्ध गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी। इससे हमें पूरा विश्वास हो गया है कि किसी तरह का ऐब तुम्हारे अंदर नहीं है। सेठ जी अपनी बहन की ओर देखते रह गए। यह तो बिना सोचे समझे इस रिश्ते पर मुहर लगा रही है, घर जमाई वाली बात तो उठाई ही नहीं। तभी सुलक्षणा के मामा कहने लगे, बेटा, हमें तुम्हारे साथ सुलक्षणा के विवाह में कोई आपत्ति नहीं है, बस एक छोटा सा निवेदन है, यदि तुम मान लो तो। सुदर्शन ने पूरे सम्मान के साथ कहा, मामा जी, आप आदेश कीजिए। यदि मेरी सामर्थ्य में होगा तो मैं आपके आदेश का पालन जरूर करूंगा। मामा जी ने कहा, बेटा, हमारी सुलक्षणा बड़े नाजों में पली है। दुख दर्द गरीबी उसने देखी भी नहीं है। यदि उसे शादी के बाद तुम्हारे साथ गरीबी में रहना पड़े तो शायद वह उन परेशानियों को झेल नहीं पाएगी। हमारे जीजा चाहते हैं कि यदि तुम शादी के बाद यहाँ हमारे साथ रह सको तो उन्हें इस शादी में कोई आपत्ति नहीं है। सुदर्शन ने कोई उत्तर नहीं दिया। यहाँ स्वामी विद्यानंद ने हस्तक्षेप करना ठीक समझा। उन्होंने कहा, सुदर्शन को और हमें आपके इस सुझाव पर विचार करने के लिए समय चाहिए। इस पर यह बैठक यहीं समाप्त हो गई और यह तय हुआ कि कल शाम को सब लोग फिर मिलेंगे, जिसमें कोई निर्णय ले लिया जाएगा। बुआ जी ने घर जाकर सुलक्षणा से सुदर्शन की बहुत बढ़ चढ़कर तारीफ की और कहा, बेटी, सुदर्शन बहुत सीलवान है, किसी भी स्थिति में यह रिश्ता मत छोड़ना। सुलक्षणा पहले से ही सुदर्शन से प्रभावित तो थी, मगर जीवन भर का मामला था, इसलिए उसने बुआ जी से विनती की कि किसी तरह एक बार उसे सुदर्शन से मिलवा दें। वह तभी कोई अंतिम निर्णय ले पाएगी। अगले दिन सुबह बुआ जी और सुलक्षणा जनवासे में पहुंच गए। बड़े संकोच के साथ बुआ जी ने सुलक्षणा को सुदर्शन से मिलवा दिया। सुदर्शन को भी बहुत संकोच हो रहा था और उसे इस मामले को अपनी राय से सुलझाना बेहतर लगा। सुदर्शन ने पूरी परिस्थिति सुलक्षणा के आगे रख दी और बताया कि विवाह की स्थिति में उसे बेहद गरीबी में समय गुजारना पड़ेगा। सुलक्षणा ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी स्थिति में घर जमाई बनने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना। वह गरीबी में जीवन गुजार सकती है, अपमान के साथ नहीं। सुलक्षणा ने वहां से आने के बाद बुआ जी को स्पष्ट बता दिया कि यदि वह विवाह करेगी तो सुदर्शन के साथ, नहीं तो किसी के साथ भी नहीं। भारत की कन्या का रिश्ता एक बार तय होता है, बार बार नहीं। दुख गरीबी जो उसके भाग्य में होगी वह सब कुछ सह लेगी। अगले दिन शाम की सभा में सुदर्शन ने स्पष्ट कर दिया कि घर जमाई बनने का उनका प्रस्ताव उसे स्वीकार नहीं है और विवाह के बाद सुलक्षणा को उसके साथ उसके घर ही जाना होगा।
स्वामी विद्यानंद ने भी उसके निर्णय का समर्थन किया। सेठ जी वहीं पर जवाब देना चाहते थे, मगर सुलक्षणा के मामा और बुआ के इशारे पर चुप रह गए। सुलक्षणा के मामा ने इस विषय में घर जाकर आपस में विचार करके कोई अंतिम उत्तर देने को कहा। रास्ते में ही सुलक्षणा की बुआ जी ने सेठ जी को सुझाव दिया कि एक बार सुलक्षणा से पूछने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। सुलक्षणा से पूछने पर उसने अपनी माँ को साफ साफ बता दिया कि उसका भविष्य सुदर्शन के साथ है। चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, वह यह रिश्ता नहीं तोड़ेगी, और अगर उसकी शादी सुदर्शन से नहीं हुई तो वह कभी भी किसी से भी शादी नहीं करेगी। अब सेठ जी के पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने तय कर लिया कि सुलक्षणा की जिद के चलते हुए उसकी शादी सुदर्शन से भले ही कर दें, मगर उन्हें दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अपनी इकलौती बेटी सुलक्षणा की जिद के कारण सेठ दौलतराम शादी के लिए मान तो गए, मगर उन्हें रात को ढंग से नींद नहीं आई। अगले दिन शादी विवाह के सभी कार्यक्रम खुशी खुशी बीत गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसमें नाई ब्राह्मणों के समाज के साथ साथ पंडित विश्व मोहन भट्ट के गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को भी भोजन कराया गया। आखिर इतने सारे भोजन का होना ही क्या था, इसलिए सेठ जी ने उन सबको भी बड़ी खुशी से विवाह में शामिल कर लिया। सेठ जी ने सारे काम प्रत्यक्ष में तो हंसते मुस्कुराते पूरे किए, मगर मन ही मन वह बुरी तरह कुढ़ रहे थे। आखिर वह पल भी आया जब सुदर्शन और सुलक्षणा की विदाई होनी थी। सेठ जी ने सबको आगाह कर दिया था कि विदाई में कोई भी सुदर्शन और सुलक्षणा को कुछ भी भेंट में नहीं देगा, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा। इतनी बड़ी कसम के बाद भला किसकी हिम्मत होती कि वह सेठ दौलतराम के आदेश के विरुद्ध जाता। सेठ जी ने अपनी बेटी को चढ़ाए हुए गहने भी यह कहकर उतरवा लिए कि रास्ता बहुत लंबा है और कीमती गहने कपड़े देखकर अक्सर ऐसे में चोर डाकू लूट लिया करते हैं, साथ में जान भी खतरे में पड़ जाती है, इसलिए इन्हें दूसरी गाड़ी में भिजवा दिया जाएगा। सुदर्शन की मामी की दी हुई साड़ी में ही विदा हुई। सुलक्षणा बुद्धिमान थी, वह समझ गई थी। उसने अपनी बचत की गुल्लक अपने साथ बैलगाड़ी में रख ली थी। सिर्फ परखने के लिए विदाई के समय उसने माँ के कान में रोते रोते कहा, माँ, आज मैं तुमसे विदा हो रही हूँ। पता नहीं फिर जीवन में कभी मिलना हो या नहीं हो। क्या तुम इस मौके पर मुझे 10 रुपए भी नहीं दोगी? माँ ने शोक विवल होते हुए कहा, बेटी, मेरे पास क्या जो मैं तुम्हें दे सकूं? सब कुछ तेरे पिताजी के पास है और उनकी आज्ञा के बिना तो मैं किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकती। मुझे माफ कर देना बेटी। और यह कहकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। सुलक्षणा को दूर तक विदा करने उसके चाचा और मामा आए थे। उन्होंने भी सेठ जी की कसम के कारण सुलक्षणा को कुछ नहीं दिया। ब्रह्मचारियों ने बैलगाड़ी हाँक दी और उनकी वह रात पंडित विश्व मोहन भट्ट के गुरुकुल में बीती। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी से आशीर्वाद और आज्ञा लेकर उनकी वापसी की यात्रा आरंभ की। गाड़ी तेजी से जम्बू की ओर दौड़ने लगी। कोचवान मामा ने संपूर्ण घटनाक्रम पर संतोष जताते हुए कहा, आप भला तो जग भला। आखिर सुदर्शन की शादी तो संपन्न हुई, जिसके लिए हम इतनी दूर से चलकर यहाँ आए थे। अगर बिना शादी के वापस लौटना पड़ता तो मुझे बहुत बुरा लगता। पूरे गांव में अकेला मैं ही इन दोनों के साथ चला था। उस स्थिति में मेरी गांव भर में बेइज्जती हो जाती। गांव में तो क्या, घर में भी रहना मुश्किल हो जाता। सुदर्शन ने कहा, मामा, सबकी इज्जत रखने वाला भगवान है। जब हम मथुरा से चले थे तो हमारे पास क्या था, परंतु ईश्वर ने साथ विद्यानंद जी को भेजकर हमारी हर मुश्किल आसान कर दी। स्वामी विद्यानंद जी ने कहा, बेटा, सारी सफलता का श्रेय तुम्हारे सुशील और परोपकारी स्वभाव को जाता है। यदि तुम हमें कुरुक्षेत्र तक ले जाने से इनकार कर देते तो क्या हम तुम्हारी कोई सहायता कर पाते? और फिर कौन किसके लिए क्या करता है, क्यों करता है, इसकी प्रेरणा भी तो वही परमात्मा प्रदान करता है। उसकी इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। कुरुक्षेत्र में गुरुजी के आश्रम में बैलगाड़ी रुकाकर वह वहां उतरे और आश्रम में गए। इसके बाद गुरुजी ने सबको भोजन करा के विश्राम करने के लिए कहा। रात्रि विश्राम के बाद सभी लोग नित्य कर्म से निपटकर और गुरु स्वामी विद्यानंद, स्वामी कृष्णानंद आदि सभी से विदा लेकर यात्रा के लिए तैयार हो गए। स्वामी जी से अनुमति लेकर कुरुक्षेत्र आश्रम से भी 2 ब्रह्मचारी मथुरा
यात्रा के लिए गाड़ी में सवार हो गए। 2 ब्रह्मचारी पहले ही जम्मू आश्रम से इनके साथ थे, सो कुल यात्रियों की संख्या वही 7 ही बनी रही। इस पर सुदर्शन और सुमंगल ने खुशी जाहिर की और यात्रा के लिए निकल पड़े। कोचवान ने बैलगाड़ी हाँक दी और बैलगाड़ी कुरुक्षेत्र से कुछ मील ही बाहर निकली थी कि सुलक्षणा ने सुदर्शन से प्रश्न किया, स्वामी हम कहाँ जा रहे हैं? सुदर्शन ने उसे बताया कि वे अपने मामा के साथ मथुरा के पास एक गांव में रहते हैं और वहीं से वे बैलगाड़ी में बारात लेकर निकले। अब वे वहीं पर वापस जाएंगे। इस पर सुलक्षणा ने सुदर्शन से कहा, स्वामी जो मामा आपके विवाह के लिए आपकी बारात में आपके साथ जाने को तैयार नहीं हुए, क्या विवाह के बाद उनके पास जाना उचित होगा? मगर जयपुर में तो कोई भी नहीं है और हमारे मकान भी खंडहर हुए पड़े हैं। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई काम शुरू करने के लिए कुछ धन भी नहीं है। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम वापस मथुरा ही चलें, फिर निश्चय करें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सुदर्शन ने कहा। सुलक्षणा ने कहा, स्वामी आप ठीक कह रहे हैं। जयपुर में हमारे पास कोई साधन नहीं है और मथुरा में कुछ तो सुविधा ही है, भले ही उसके लिए मामा मामी की कुछ कड़वी बातें भी सुननी पड़ती हो। वे आपके मामा मामी हैं, यदि वे आपको कुछ कहेंगे तो शायद आपको बुरा नहीं लगेगा, परंतु मैं आपका अपमान सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए यदि आप उचित समझें तो मैं अपने पिता के घर से विदा होने के बाद सीधे अपनी ससुराल ही जाना चाहती हूँ। अब तक चुप बैठे सुमंगल ने बात का तार पकड़ते हुए कहा, भैया भाभी जी ठीक कह रही हैं। जब मामा आपको बिना कारण डांटते हैं और कुछ जलीकटी सुनाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मगर आप कुछ नहीं कहते तो मुझे भी चुप रहना पड़ता था। अब तो यही अच्छा हो कि आप भाभी की बात मानकर जयपुर ही चलें। वहां पहुंचकर जैसा होगा देखा जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो इस शरीर में इतनी शक्ति है कि कम से कम मजदूरी करके तो अपना पेट पाल ही सकते हैं। कम से कम मामा की बातें तो सुननी नहीं पड़ेंगी। सुदर्शन ने हंसकर कहा, ठीक है भाई, जैसा पंचों का मत, चलो जयपुर ही चलते हैं। मगर वहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो फिर मुझे कुछ मत कहना। मुझे कौन सा मामा के साथ रहना अच्छा लगता है, मैं तो तुम दोनों की परेशानी को समझकर ही वहाँ वापस जाने की बात कर रहा था। अब सुदर्शन ने कोचवान से कहा, मामा आपकी यात्रा लंबी होने जा रही है। अब हम लोग पहले जयपुर अपनी हवेली पर जाएंगे, फिर वहां से जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। कोचवान अभी तक उन तीनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। उसने कहा, बेटा तुमने सही निर्णय लिया। मैं भी यही चाहता था कि अब तुम वापस मथुरा अपने मामा के पास ना जाओ, क्योंकि अब शायद तुम्हें मामा के यहाँ पहले वाला सम्मान भी नहीं मिलेगा। बैलगाड़ी की दिशा बदलकर कोचवान ने उत्साह के साथ बैलों को हाँक दिया।